तो आज की टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो ये हमारा लैंग्वेज होता है, भाषा होता है। भाषा के पीछे बहुत सारा राज होता है। भाषा को सही तरह से बोलना, सही तरह से चलाना, सही तरह से समझना, उसके पीछे व्याकरण का योगदान होता है। व्याकरण के बिना कोई भाषा नहीं ठीक से चल सकता है। अगर कोई व्यक्ति गूंगा है तो उसके भाषा को समझना, उसके इशारों को समझना, और साथ में कोई अगर लिख के दे रहा है तो उसको भी समझना। तो ये जो है, आज हम लोग इतना अच्छी तरह से बोल पाते हैं, समझ पाते हैं, लिख पाते हैं। इसके पीछे एक समय ऐसा था जो एक इंसान दूसरे इंसान से कुछ समझ नहीं पाता था। भाषा नहीं समझ पाता, एक दूसरे को दुख दर्द को नहीं समझ पाता था। ठीक है। तो ये पहले वो लोग इशारा में बात करता था। हिस्ट्री आज ये पहले की हिस्ट्री अगर पढ़ने से पता चलेगा कि पहले एक दूसरे को फीलिंग से समझते थे, एक दूसरे को इशारा से समझते थे। उसके बाद धीरे धीरे भाषा का विकास हुआ। ठीक है। संकेत, एक एक ध्वनि, मतलब कि एक एक काउंट में साउंड जाता था, तो साउंड से ही पता चला कि ये इस टाइप का साउंड है। जैसे अगर लोहा गिरा तो टन से आवाज हुआ, अल्युमिनियम गिरा, है ना, लकड़ी गिरा, सब चीज का अलग अलग। ठीक है। तो भाषा एक ऐसा साधन है जिससे हम लोग किसी भी इंसान के अंदर के बातों को समझ पाते हैं। मानव और के भाव और विचार को क्या करते हैं, आदान प्रदान होता है। मतलब भाषा नहीं होता तो हम लोग शायद एक दूसरे से कंफर्टेबल नहीं हो पाते, समझ नहीं पाते, है ना। तो भाषा का बहुत बड़ा योगदान है। भाषा जो है, तो भाषा की अगर परिभाषा बोले तो भाषा किसको कहते हैं। भाषा एक साधन है जिसके कारण क्या होता है, इंसान अपने भाव और विचारों को एक जगह से दूसरी जगह तक, मतलब कि आपस में क्या करता है, आदान प्रदान करता है। भाषा दो तरह से होता है। एक होता है लिखित भाषा, एक होता है मौखिक भाषा। ठीक है। और एक भाषा होता है जिसको हम लोग कहते हैं सांकेतिक भाषा। तो तीन तरह का हो गया। वैसे मुख्य रूप से जो है मौखिक भाषा, लिखित भाषा, और एक है सांकेतिक भाषा जिसको एक इशारा में समझना है। ठीक है। तो मौखिक भाषा जिसको जिसको हम लोग बातचीत करके एक अपने इच्छा को, अपने चीजों को आदान प्रदान करते हैं, वो क्या होता है, मौखिक भाषा का। होता है जैसे व्यक्ति मोबाइल में बात कर रहा है ना, और हम अब किसी से बातचीत कर रहे हैं, तो हमारा रेडियो हो गया, मोबाइल हो गया, ये सब जो है मौखिक भाषा है। ठीक है। लिखित भाषा, जिस जो अपने अंदर की बातों को लिख कर किसी दूसरे को बता रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं, जो शुद्ध हर चीज जो है, तो उसको क्या कहते हैं, लिखित भाषा। जैसे कि पुस्तक, पुस्तक में पढ़ा हुआ है, बुक में लिखा हुआ है बहुत सारी चीजें, तो वे लिखित भाषा में है। ठीक है। अच्छा। और सांकेतिक भाषा, किसी ने इशारा किया उस तरफ इस तरफ, जैसे रोड में चलते हैं, ड्राइव स्लो, जेब्रा क्रॉसिंग, जेब्रा क्रॉसिंग में कुछ लिखा नहीं है, बट जेब्रा क्रॉसिंग एक तरह का इशारा देता है। रेड लाइट, ब्लू लाइट, है ना, तो ये सब क्या है, करता है कि इशारा देता है। तो ये सब क्या है, सांकेतिक भाषा है। ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि भाई मातृभाषा क्या है, व्हाट इज, जिसके जिसकी अहमियत बहुत अधिक है, और सबको अपने अपने मातृभाषा की गरिमा को समझना चाहिए। मातृभाषा एक ऐसा चीज है जो, मातृभाषा का अर्थ होता है माँ के मुख से निकली हुई पहली भाषा को मातृभाषा कहते हैं। हम लोग जब जन्म लेते हैं ना, तो जन्म लेते हैं तो जो भाषा हम लोग माता के मुख से हमने सबसे पहले सुनते हैं, वो हमारा मातृभाषा होता है। उसको हम लोग अच्छी तरह समझ, जैसे घर में कोई भोजपुरी बोलता है, कोई बंगाली बोलता है, कोई मराठी बोलता है, तो ये उसका मातृभाषा हुआ। ये उसका घर में जो बोलने वाली भाषा, वो उसको आसानी से समझ पाता है। तो मातृभाषा वह है जो बच्चा परिवार में सीखता है, फैमिली में सीखता है, उसको मातृभाषा। इंग्लिश भाषा विदेशी भाषा है जो कि, लेकिन अगर कोई बच्चा घर में उसका सभी फैमिली जो है इंग्लिश बोलता है, तो वो इंग्लिश उसका मातृभाषा हुआ। ठीक है। हिंदी परिवार में जन्म लिया बच्चा हिंदी सीखता है, मराठी परिवार में बच्चा मराठी सीखता है, बंगाली परिवार में बंगाली उसकी मातृभाषा होती है। उसके बाद आती है बात राष्ट्रभाषा, जो कि नेशनल लैंग्वेज के बारे में हो जाए। नेशनल लैंग्वेज, राष्ट्रभाषा क्या है। तो राष्ट्रभाषा की अगर बात करें तो देश में, एक देश में हम लोग जैसे देश में अगर बात करें तो हिंदी भाषा भाषा ज्यादा है। तो और भी बहुत सारी भाषा बोली जा सकती है, लेकिन सबसे ज्यादा इंडिया में बात किया जाए तो हिंदी बोली जाती है। तो ये हमारा राष्ट्रभाषा हुआ। अधिकतर भाषा जो बोली जाती है वो राष्ट्रभाषा हुई है। उसके बाद आता है राजभाषा। राजभाषा जैसे हम लोग वेस्ट बंगाल या बिहार या फिर यूपी, मैंने अलग अलग जगह स्टेट में अलग अलग भाषा का यूज किया जाता है, तो इसको हम लोग राजभाषा कहते हैं। तो मातृभाषा, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और राजभाषा।
तीन बार के समझे कि राजभाषा क्या होता है स्टेट का। जैसे हम लोग बंगाल में रहते हैं, बंगाली हमारा राजभाषा, ये हम लोग को जानना जरूरी है। राष्ट्रभाषा भी जानना जरूरी है, राजभाषा भी जानना जरूरी है, और मातृभाषा भी जानना। उसके बाद आता है मानक भाषा। भाषा को एक रूपता लाने के लिए, मतलब कि हर चीज को, जैसे एक स्कूल है, स्कूल हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम। तो इंग्लिश मीडियम है कि हम लोग हर तरह से हम लोग हर तरह का ज्ञान, हर तरह का नॉलेज को एक्सेप्ट करने, सीखने के लिए हम लोग एक भाषा को चुन लेते हैं। उसको हम लोग मानक भाषा कहते हैं, ठीक है। भाषा को एकरूपता लाने के लिए शिक्षाविद और विद्वान जिस भाषा को मान्यता, हम लोग जैसे हम लोग क्या है, मान्यता देते हैं, जैसे नेशनल लैंग्वेज हिंदी। तो एक भाषा को हम लोग मान्यता देते हैं, उसको हम लोग मानक भाषा कहते हैं। बस तो जिस तरह से जीवन में रक्त का महत्व है, सूर्य का महत्व है, हवा का महत्व, उधर भाषा का भी महत्व है। भाषा एक माध्यम है। भाषा का महत्व इतना बढ़ जाता है, भाषा एक माध्यम है जिसका कारण हम एक दूसरे से क्या करते हैं, संपर्क बना लेते हैं। कुछ क्षेत्र को छोड़कर बाकी सब जगह पर जो है एक बोली बोली जाती है ना। मैंने संपूर्ण भारत में क्या होता है, बोली, भाषा और बोली। जैसे भोजपुरी बोली है ना, बोली। तो भारत के संविधान में हिंदी राजभाषा है का दर्जा दिया गया है, कि हिंदी में, हिंदी जो है राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है ना। 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है, हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी विश्व की तीन बड़ी भाषाओं में से एक है। बड़ा बड़ा भाषा अगर बात करें तो तीन बड़ी भाषाओं में से एक है। अरब देश, फिजी, सूरीनाम, मॉरिशस और आदि अनेक जो भी देश हैं, इनमें मानक समझे जाते हैं, है ना। मतलब अलग अलग तरीके से मानक समझा जाता है। वैश्वीकरण अगर देख रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन के बात करें तो अमेरिका हो गया, जापान हो गया, चीन हो गया, जर्मनी आदि देशों में हिंदी सीखने की संख्या में बढ़ोतरी, मतलब कि सब क्या क्या करना चाहते हैं, हिंदी सीखना चाहते हैं। चाहते हैं, हिंदी सीखना चाहते हैं। हिंदी भाषा जो है विशेषता है कि वो मतलब कि लिखित रूप में अलग दिखता है और समझने में अलग है, ठीक है। व्याकरण की अगर, और हिंदी को शुद्ध करने के लिए, हर चीज को शुद्ध, हर भाषा को शुद्ध करने के लिए व्याकरण की आवश्यकता पड़ती है। भाषा के शुद्ध ज्ञान के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, अगर सही सही जानकारी है, भाषा को सही तरह से बोलना है, हम लोग को क्या जरूरत पड़ता है, व्याकरण की जरूरत पड़ता है। व्याकरण के द्वारा हम क्या करते हैं, शब्द को अच्छी तरह से लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, है ना, बता सकते हैं। व्याकरण एक शास्त्र है। व्याकरण क्या है, एक शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को शुद्ध तरीके से प्राप्त करते हैं, शुद्ध ज्ञान प्राप्त करते हैं। व्याकरण के बिना ये कोई भी भाषा, जैसे एक भाषा दूसरी भाषा के साथ लिंक नहीं होगा। जैसे राम खाता जाना है क्या, तो राम, ये अगर जिसको ये ठीक से अगर उसको मिला तो राम को खाने जाना है, ऐसा ऐसा करके एक वर्ड सेंटेंस बनता है। तो ये क्या ज्ञान कराता है, ये कौन बताता है, इसका बताने का काम किसका है, व्याकरण का है, ठीक है। व्याकरण का बहुत सारा भाग होता है, जैसे कि वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। फिर से एक बार, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार में अगर बात करें तो इसमें अक्षर का आकार देखा जाता है, भेद देखा जाता है, उच्चारण दे, जैसे श, न, प, इस सब चीज का विचार किया जाता है। शब्द विचार की बात करें तो इसमें शब्द का भेद, शब्द कैसा है, उसका बनावट कैसा है। और वाक्य मतलब जैसे अक्षर मिला, अक्षर मिला के शब्द बना, और शब्द मिल के क्या बना, वाक्य बना। वाक्य के बारे में सोचा जाता है। तो मौखिक भाषा में किसका यूज होता है, ध्वनि, ध्वनि का प्रयोग होता है। लिखित भाषा में अक्षर का प्रयोग होता है। सांकेतिक भाषा में बस इशारों का प्रयोग होता है। अक्षर और वर्ण लिखने के लिए, और अक्षर और वर्ण जो लिखा जाता है, जैसे क, प, ए, सी, टी, पी, तो ये सब क्या है, ये सब लिपि है। ये सब भाषा नहीं है, ये इसको कहते हैं लिपि। क्या बोलते हैं, लिपि कहते हैं। अब हिंदी की जो हम लोग लिखते हैं, हिंदी, हिंदी देवनागरी लिपि है। कौन सी लिपि है, देवनागरी लिपि है। संस्कृत की लिपि भी देवनागरी है। संस्कृत की जो लिपि है वो भी देवनागरी लिपि है। और अंग्रेजी भाषा जो है रोमन लिपि है। रोमन लिपि, अंग्रेजी जो, इंग्लिश जो भाषा है वो रोमन लिपि है। और उर्दू जो है वो फारसी है। उर्दू जो है वो फारसी है। पंजाबी जो है गुरुमुखी लिपि है। कौन सा लिपि है, गुरुमुखी लिपि। अब इतना समझने के बाद हम लोग बोली के बारे में थोड़ा समझेंगे कि कहीं एक क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। भाषा और बोली में अंतर है। ये भाषा एक अलग चीज हो गई, बोली एक अलग चीज हो गई। किसी सीमित क्षेत्र में, जैसे एक लोकल एरिया में
कुछ ऐसा जैसे भोजपुरी में भी, बिहार में भी बहुत सारा भाषा जो है हो गया, जैसे मैथिली भाषा है ना, कुचिपुड़ी, मतलब कहने का मतलब क्या है कि वहां पर एक क्षेत्र में बोलने वाली भाषा को बोली कहते हैं, जो कि कम जगह पर समझ में आती है, ठीक है। ये कम जगह पर देखी जाती है। जैसे भाषा में क्षेत्रीय के रूप में एक कम जगह पर बोली जाने वाले को बोली बोलते हैं, जैसे कुमाऊनी भाषा, राजस्थानी भाषा, भोजपुरी, मगही भाषा, तो ये सब जो है भाषा है, ठीक है। भारत में टोटल अगर भाषा की बात करें तो 22 भाषा को मान्यता प्राप्त है। 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। जैसे असमिया, उड़िया भाषा, उर्दू भाषा, कन्नड़ भाषा, कश्मीरी भाषा, गुजराती भाषा, तमिल, तेलुगु, बांग्ला, मराठी, मलयालम, संस्कृत, मैथिली, सिंधी, मणिपुरी, डोगरी, नेपाली, बोडो, कोंकणी, हिंदी, संथाली, इनमें से हिंदी भाषा का दर्जा दिया गया है। तो सबसे ज्यादा भाषा किसको दिया गया, सबसे ज्यादा दर्जा किसको दिया गया, हिंदी भाषा को दिया। तो इस तरह हम लोग समझे कि भाषा कितना मायने रखता है। अगर भाषा नहीं होता तो हम लोग अपने अंदर के भाव विचारों को, और शायद इतना नॉलेज और इतना इंडिया क्या पूरा वर्ल्ड जो है इतना एक्टिविटी पे नहीं पहुंच पाता, इतना विकास नहीं पर, ना ही टेक्नोलॉजी हम लोग देखो, ना ही साइंस से डेवलप करता, ना ही कुछ डेवलप करता, ना ही हमारे प्रॉब्लम के सोल्यूशन निकल पाते हैं, ठीक है। तो ये चीज है। तो इन सब चीजों को समझते हुए हम लोग को ये समझ में आया कि हिंदी कितना इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा कितना भाषा, कहीं भी किसी क्षेत्र के लिए भाषा कितना इंपॉर्टेंट है, और उससे ज्यादा व्याकरण है, जो कि सही तरह से हम लोग को समझ सकते हैं। तो ये सारा टॉपिक हम लोग आज समझे कि भाषा और व्याकरण रिलेटेड। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और चीजों को आगे बढ़ाते हुए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।